दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश की उन्नति का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शुरू हो रही परियोजनाओं के पूरा होने पर 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। कहा, बीते 1 साल में 28% बढ़ा प्रदेश का निर्यात। महिला सांसद पर लोकसभा में सपा नेता आजम खान द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज होगा फैसला। माफी न मांगने की सूरत में हो सकती है कार्रवाई। नवनियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज राजभवन में लेंगी राज्यपाल पद की शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। आनंदीबेन पटेल राम नाईक का लेंगे स्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आगाज करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता पर बधाई दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ के निवेश की 250 से ज्यादा परियोजनाओं की नींव रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वैसे मैं गुजरात से आता हूं और देश में सबसे सफल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत गुजरात ने करी, मगर मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य और आनंद का विषय है कि इतने कम समय में सफलता को जमीन पर उतारने में श्री योगी आदित्यनाथ सफल हुए। फरवरी 2018 में जब 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए, लगभग 1,000 से ज्यादा एमओयू हुए, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने की एक नई शुरुआत कर रहा है। मगर उस वक्त मुझे कल्पना नहीं थी कि 1 साल के अंदर इसके 25% एमओयू धरातल पर जमीन पर देखने का दृश्य देखने को मिले। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक जिला एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में विद्यमान परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत इन उद्योगों का जहां पुनरुद्धार होगा, वहीं इसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और मित्रों, ढेर सारे काम, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का यहां पर उल्लेख हुआ, मगर मेरे लिए उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई योजना है तो एक जिला एक उत्पाद का योजना बहुत महत्वपूर्ण। एक जमाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल उत्पादन करने वाला स्टेट था। हर जिले में बहुत सारी संभावनाएं पड़ी हैं। अत्तर भी सबसे अच्छा यहां बनता था, पीतल के बर्तन भी सबसे अच्छे यहां बनते थे, माटी के बर्तन भी यह सबसे यहां बनते थे, चांदी की नक्काशी भी सबसे ज्यादा अच्छी यहां पर बनती थी, कपड़ा भी सबसे ज्यादा अच्छा यहां बनता था और ये सब परंपरागत रूप से यहां पर विद्यमान था। हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर रखा था कि 5 साल के अंदर हर जिले के अंदर जो परंपरागत उत्पाद है जिले का, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके उत्पादन करने वालों को ऋण मुहैया कराएंगे। और मुझे संतोष है कि एक ही के कार्यकाल के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 80 के 80 जिलों के एक एक उत्पाद को ऋण भी मुहैया कराया, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी दी, मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। आज वो सारे उद्योग, छोटे उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश की आत्मा धड़क रही।
केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में वह निवेश करें और उसके लिए सभी प्रकार की अवस्थापना संरचना को प्रदेश में कोने कोने तक फैलाया जाएगा। सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक पैमाने पर विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की संकल्पना उत्तर प्रदेश के बिना संभव नहीं है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जल्दी ही $1 ट्रिलियन की मैं हो बताना जाएगी। चाहता हूं, आज 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम हमने कर दिया है और 15 पाइपलाइन में पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना प्रायोरिटी के आधार पर इस सरकार ने कर दिखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो लोग पूंजी निवेश करने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोडों का इतना बड़ा जाला देखेंगे शायद ही दुनिया के कोई देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक विजन के साथ 5 साल के क्षण क्षण की डिवीजन के साथ एक माइक्रो प्लानिंग बनाया गया है। चाहे जलमार्ग का निर्माण हो, चाहे हर घर में बिजली पहुंचानी हो, चाहे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना हो, उद्योगों को 24 घंटे बिजली पहुंच पाए इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी हो, या हर नागरिक को बिजली की उपलब्धता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास की जो नीति अपनाई है, उसके तहत पहले इन्वेस्टर समिट की 1 वर्ष के अंदर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। साथ ही 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक निर्यात करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी निवेश नीतियों की वजह से प्रदेश के युवाओं के लिए 28 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है। और सार्वजनिक निवेश की भी बात करते हैं तो यह भी लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में करने में सफल हुए हैं। रोजगार सृजन, इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख लोग नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में हुए जो निवेश, उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्ष में देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है। और आज 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से 3 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विभिन्न फोकस सेक्टर की 16 ऐसे फोकस सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं जिसकी हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। 3 नए सेक्टर की पॉलिसी हमारी विचाराधीन है। मुझे लगता कि आगामी 1 महीने के अंदर वह भी कार्य रूप में आप सबके सामने आएगी। आज मैं इस अवसर पर और उत्तर प्रदेश वासियों को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन योजनाओं को आपके द्वारा यहां पर प्रदान किया जा रहा है। यानी 65,000 करोड़ का मतलब 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इन निवेश के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने कहा कि भारत के विकास और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बिना तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश ही भारत के विकास को और आगे ले जाएगा। अडानी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काम ही सफलता की बुनियाद है। यूपी आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है।
गौतम अडानी ने कहा कि देश की विकास गाथा यूपी से सीधे जुड़ी है। 2018 में हमने 5,000 करोड़ रुपए पावर ट्रांसमिशन के लिए लगाने को कहा था। हमारे 2 प्लांट पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र में और खर्च करने की योजना है। ₹5,000 crores in the power transmission sector in Uttar Pradesh. We have already initiated the development of 2 transmission projects that will see us building 1,500 circuit kilometers and 950 MVA substation capacity. Over next 5 years, we plan to invest an additional ₹5,000 crores in these sectors. मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि महज 2.5 साल में लखनऊ मेदांता अस्पताल तैयार किया गया है। 15,000 लोगों को मेदांता लखनऊ से रोजगार मिलेगा। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि लखनऊ के बाद नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में भी मेदांता अस्पताल खोले जाएंगे। नोएडा में 700 बेड के मेदांता अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। सभी ने ये एक ही बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूरा गवर्नमेंट से समर्थन मिला है, समर्थन ही नहीं इनकरेजमेंट मिला है। तो ये हम सारे और करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं। और आपके डायनामिक चीफ सेक्रेटरी जी ने जो डे टू डे काम करा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मेरे को लगता है कि यूपी बहुत ही आगे जाएगा। और जिसने मेरे को तो ये विश्वास है कि जिसने गोमती का पानी पिया है उसमें सारी दुनिया घूम आया हूं, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स यहीं से निकले और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। टाटा ग्रुप के एम चंद्रशेखर ने कहा कि दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग में भाग लेना सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब सफलता तय है। यहाँ हमारी टाटा मोटर्स है और टीसीएस है। नोएडा व वाराणसी में रिटेल कंपनी टाइटन और वेस्ट साइट है। हम यूपी में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं। हम यहाँ अपना विस्तार जारी रखेंगे। Needless to say, is unarguably the most important state in the country. And UP's success is very critical to realize the dreams of the nation to become the $5 trillion economy. The state offers significant opportunity for expansion. We as a group see immense potential, whether it is in the renewable sector, whether it is in the tourism sector, whether it is for airlines to operate from here, or from electric mobility for electrification of automobiles and the charging infrastructure. So we see all of this as a big opportunity. पेप्सिको इंडिया के अहमद अल शेख ने कहा कि हमारी कंपनी 514 करोड़ रुपए का निवेश कर 1500 नौकरियां सृजित करेगी। हमारे संयंत्र से प्रदेश के आलू किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में पेप्सिको इंडिया 514 करोड़ का निवेश करेगा। पेप्सिको इंडिया के सीईओ अहमद अल शेख ने कहा कि हम 2022 तक स्नैक्स बिजनेस को दोगुना करेंगे। यूपी में स्नैक्स विनिर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। I have never seen a country that is so hungry and open for change, yet still deeply connected with its roots, values, and culture. टोरंट ग्रुप के सुधीर मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निवेश का वातावरण काफी बेहतर हुआ है। हमने आगरा में 7 दिन लगातार 24 घंटा बिजली के लक्ष्य को बेहतर किया है और कंज्यूमर सुविधा बेहतर की है। हमने पावर और गैस सेक्टर में 6,000 करोड़ के निवेश का वादा किया था। इसमें 3,000 करोड़ रुपए का जमीन पर उतरने जा रहा है। 14 जिलों में हमने गैस सप्लाई नेटवर्क विकसित किया है, जिसका 4 लाख लोगों को फायदा होगा। It is indeed a privilege to address this august gathering at the second groundbreaking ceremony for several investment commitments made in Uttar Pradesh during 2018. The state of Uttar Pradesh is endowed
with vast natural resources and large talent pool of human resources. We look upon Uttar Pradesh as a land of opportunity. I am glad that Torrent Group spotted this opportunity early on and has now been a partner in the growth story of Uttar Pradesh since last almost a decade. प्रधानमंत्री ने मन की बात के दूसरे संस्करण में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने मन की बातें साझा की। इनमें से एक अहम मुद्दा रहा जल संरक्षण। मौजूदा वक्त में जल संरक्षण की अहमियत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम उन लोगों का उदाहरण दिया जो अकेले ही पानी बचाने की मुहिम में वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को पानी की कीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का जिक्र किया। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने परंपरागत खेती से अलग हटकर कम पानी वाली फसलों पर ध्यान देने के लिए हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की सराहना की। एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए त्योहारों के मौकों का भी इस्तेमाल करने की भी अपील की। अब तो त्योहारों का समय आ गया है। त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज नीतियों की नहीं, जन चेतना की भी जरूरत है। हर घर में हर बड़े और बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कल दे सके जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आज प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगी। आनंदीबेन पटेल इससे पूर्व मध्य प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल 1998 में गुजरात में विधायक बनी थी। गुजरात सरकार में वो सड़क और भवन निर्माण, राजस्व, शहरी विकास, शहरी आवास, आपदा प्रबंधन और वित्त आदि महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व निभा चुकी हैं। साल 2014 के शीर्ष 100 प्रभावशाली भारतीयों में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। वे गुजरात की राजनीति में लौह महिला के रूप में जानी जाती हैं। नवनियुक्त राज्यपाल के शपथ ग्रहण की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ तैयारियां हैं नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए? पूजा, यहाँ पर निर्वाचित राज्यपाल के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 11:30 बजे किया जाएगा। इससे पहले उनका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी में स्वागत किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्हें इलाहाबाद के चीफ जस्टिस शपथ ग्रहण करवाएंगे। इसके साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारी और आला नेतागण यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बड़ा दिन है
और पूरे स्वागत की तैयारियां हैं। प्रदेश को नया राज्यपाल मिल रहा है, महिला राज्यपाल मिल रही है, ये अपने आप में उत्सुकता है लोगों के लिए। क्या कुछ किस तरीके से चलेगा प्रदेश, जिस तरीके से राज्यपाल राम नाईक से लोगों से मिलते रहते थे लगातार, अब आनंदीबेन को लेकर क्योंकि वो महिला है, महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जी विकास, राज्यपाल राम नाईक आज अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और इनके समय में राजभवन के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले थे, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ होगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि राज्यपाल राम नाईक की कार्यशैली जिस तरीके से राज्यपाल के रूप में जी एक तरीके से देखा जाए तो गार्जियन के रूप में पूरे प्रदेश में थे और प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते आम लोगों के लिए उन्होंने राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रखे थे और कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सरकार को भी एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखाया। और बिल्कुल आज आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल होंगी शपथ ग्रहण के बाद, तो आनंदीबेन के कार्यकाल के बारे में जैसा कि अभी आपने बताया भी था, पहली मुख्यमंत्री गुजरात की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही और उससे पहले उनका जो एक राजनीतिक कैरियर रहा है गुजरात में। विकास, धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। पिछली सरकार में भी मैंने बरेली में कॉटन इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रदेश सरकार से प्रपोजल मांगा था, लेकिन सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। योगी सरकार ने बरेली में वस्त्र उद्योग के लिए जमीन देने को तय किया है और आने वाले समय में बरेली में वस्त्र उद्योग की बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। वस्त्र उद्योग से जुड़े लोग इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए जमीन मांग रहे हैं और बरेली में इसका बड़ा स्कोप है। जिन छोटी इकाइयों को शुरू किया गया था वो बड़े रूप में कार्य कर रही हैं। इससे जहां बरेली जनपद को फायदा होगा वहीं उत्तर प्रदेश को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश पिछले 15 वर्षों में यहाँ पर उद्योग की रफ्तार धीमे पड़ गई और अब जब 2 वर्ष से हमारी सरकार बनी है तब हम उसके हिसाब से सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं। मुझे ध्यान है कि हम जब पिछली बार केंद्र में सरकार में आए थे तब उत्तर बरेली में हम एक टेक्सटाइल पार्क खोलना चाहते थे। पूरे 4-5 साल हम लड़ाई लड़ते रहे, बिल्कुल याद है हम लोगों को भी। पर अब साल भर से सक्रियता आई है। अब हमने शुरुआत करी और आज उसी सिलसिले में हम गए थे। जिनके यहाँ गए थे उन्होंने कहा कि हम टेक्सटाइल पार्क में जगह चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो ये परिवर्तन, अच्छा सबसे खास बात यह है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस राज्य में सही है तो उद्योग धंधे अपने आप आएंगे। बरेली के अंदर आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 1400 एकड़ जमीन है जो बिल्कुल प्रॉपर जगह है उपयुक्त उद्योग के लिए, क्योंकि वहाँ पर पहले एक सिंथेटिक्स केमिकल्स यूनिट था जो अब पिछले 20 वर्षों से बंद चल रहा है। यहाँ पर एक अच्छा उद्योग धंधा लग सकता है। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात भी हुई थी कि ये अच्छा उद्योग लगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़कर कोशिश करने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को लोकसभा में पीठासीन अधिकारी और भाजपा सांसद रमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद आजम खां पर आज फैसला होगा। स्पीकर ओम बिरला उनके सामने बिना शर्त माफी मांगने का प्रस्ताव रखेंगे। सांसद आजम खां अगर इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उनके खिलाफ भावी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि सभी दलों ने एक स्वर में खां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को इस मामले में स्पीकर की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक में खां के सामने माफी मांगने का प्रस्ताव रखने का फैसला हुआ था। यूपी एटीएस को रविवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन की मदद करने वाले सौरभ शुक्ला पुत्र रविशंकर शुक्ला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सौरभ शुक्ला पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब के लिए भारत से पैसा जुटाने का काम करता था। वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला सीधी थाना रामपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। यूपी एटीएस के मुताबिक सौरभ भारत से जानकारियां इकट्ठा करके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब को भेजता था। इतना ही नहीं, सौरभ भारत से पैसा जुटाकर पाकिस्तान भेजता था ताकि लश्कर-ए-तैयब की मदद हो सके। यूपी एटीएस से काफी दिनों से सौरभ शुक्ला की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सौरभ की जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। आरोप है कि वो पाकिस्तान से फोन और इंटरनेट के अपने नेटवर्क के सदस्यों के साथ पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर के संपर्क में था। कल एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है सौरभ शुक्ला नाम के व्यक्ति की। ये सीधी जनपद मध्य प्रदेश का रहने वाला है
और आपको याद होगा मार्च 2018 में एक गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने सीरीज़ की थी, इलीगल मनी सप्लाई नेटवर्क जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। उसका मुख्य सरगनाओं में से एक जो सौरभ था, उसमें भागने में सफल रहा था, किंतु हमने उसको ट्रैक डाउन किया और कल अरेस्ट किया। ये लोग ऐसे बैंक अकाउंट्स खोलते थे जो फेक आईडी पे थे और उनके ज़रिए चीटिंग और जॉब स्कैम्स इस तरह का पैसा इनके पास ट्रांसफ़र होता था। साथ ही साथ आईएसआई पाकिस्तान के कहने पर ये जो जासूस हैं उनको पैसा ट्रांसफ़र करते थे। आपने पाया होगा 1 साल में हमने काफ़ी सारी सफलताएं प्राप्त की हैं आईएसआई के जासूसों के खिलाफ। वो उसके कई सारे स्रोत हैं, उसमें से एक स्रोत ये भी है जो मनी सप्लाई नेटवर्क से हमको तमाम जानकारी मिली। जनपद शाहजहांपुर में योगी सरकार की मंशानुरूप पवित्र सावन माह में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले मेहमान कांवड़ियों को पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा देने के लिए जगह जगह कैंप बनाए हैं। वहीं डीएम एसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से स्वागत कर फल जूस वितरण कर उनकी मंगल यात्रा की कामना की। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सावन माह बड़ी संख्या में कांवड़ गोला गोकर्णनाथ में जल लेकर जाते हैं। स्थानीय और बाहर से चलकर आए मेहमानों का सभी सामाजिक संगठन तो स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन भी उनके लिए फल जूस का वितरण कर शासकीय दायित्वों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार है और परसों महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर बड़ी मात्रा में यहाँ से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं और जो हमारे स्थानीय कांवड़िए हैं उसके अलावा बाहर के जनपदों के भी कांवड़िए आ रहे हैं जो बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं और कांवड़ियों को फल फूल और ठंडे जल से उनका स्वागत कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर बाराबंकी के रामनगर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ रात्रि से ही जुटने लगी थी। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के उद्घोष के बीच मंदिर के कपाट खुलते ही जलाभिषेक शुरू हो गया। मंदिर पहुंचे भक्तों ने गंगा जल, बिल्वपत्र, धतूरा, अक्षत पुष्प से भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। पर्व है जो हर साल मनाया जाता है। इसमें शिव भगवान की पूजन किया जाता है। महादेव को सब महादेवा जाते जल चढ़ाते हैं, उनकी आराधना की जाती है और इसमें भगवान भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पूजन करते हैं। के लिए यहाँ मेरी मनोकामना पूरी हुई है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और हर सोमवार लोग जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ काफ़ी लोग भी आते हैं, काफ़ी भीड़ भी होती है। वैसे शंकर जी को सावन के हर एक दिन अर्पित हैं, अच्छे हैं, मगर खास करके सोमवार को ही लोग जल चढ़ाने 12-1 बजे से 1 बजे से ही बराबर भीड़ लाइन लग जाती है। बहुत सारी आस्था है लोगों की, विश्वास है, आस्था के अनुसार सबकी मनोकामनाएं वहाँ पूर्ण होती है। आज विश्व बाघ दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बाघों को लेकर कराई गई गणना से जुड़ी रिपोर्ट जारी करेंगे। इसका काम 2018 से ही चल रहा था, जो हाल ही में पूरा हुआ है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती संख्या के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश की उन्नति का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शुरू हो रही परियोजनाओं के पूरा होने पर 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। कहा, बीते 1 साल में 28% बढ़ा प्रदेश का निर्यात। महिला सांसद पर लोकसभा में सपा नेता आजम खान द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज होगा फैसला। माफी न मांगने की सूरत में हो सकती है कार्रवाई।
नवनियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज राजभवन में लेंगी राज्यपाल पद की शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। आनंदीबेन पटेल राम नाईक का लेंगे स्थान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।